नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पायनियर ऑफ सुपर 30 देहरादून में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ एक नई सीरीज लेके आई हूँ। इसका पहला वीडियो हम देख चुके हैं और आज का दूसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर वही है पदार्थ। हमने पहले वीडियो में पदार्थ के बारे में जाना और उसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की ये तीनों विशेषताएं उनके कणों के अलग अलग व्यवहार के कारण है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इनकी विशेषताएं और इनके बीच अंतर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ठोस को लेके चलते हैं। सॉलिड। ठोसों का निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है तथा ठोसों में संपीडितता नगण्य होती है। यानी ठोसों का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है एंड इनमें कंप्रेशन नहीं हो पाता है। ठोसों का निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है और इनमें कंप्रेशन यानी संपीडितता दबाव नहीं होता है। या हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि बिल्कुल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। सॉलिड का निश्चित आकार होता है। सॉलिड हमें जिस प्रकार दिखाई दे रहे हैं वह उसी प्रकार के हैं, चाहे हम उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएं, उनका आकार नहीं बदलता है। सॉलिड का निश्चित आयतन होता है। सॉलिड जितना आयतन घेरता है वह उतना ही आयतन घेरेगा, चाहे हम उसकी अवस्था को बदलते रहें। यानी उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाएं तो भी उसका आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ठोसों का यह गुण नहीं है कि वह संपीड़ित हो पाए, ठोसों में कंप्रेशन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली एक बात है, स्पंज है जैसे हमारे पास, वह एक ठोस है लेकिन फिर भी उसमें दबाव होता है, वह कंप्रेस होता है। ऐसा क्यों होता होगा, आइए जानते हैं। हमारे पास एक स्पंज है, जैसे हम उस पर दबाव डालते हैं यानी उसको कंप्रेस करते हैं तो वह सिकुड़ जाता है, यानी कंप्रेस हो पाता है, क्योंकि उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान है, उसमें हवा है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है। जैसे हम उसको दबाते हैं, उस पर दबाव देते हैं, उसके जो हवा है वह बाहर आ जाती है और वह कंप्रेस हो पाता है। लेकिन हम जैसे ही उसको छोड़ते हैं, उस दबाव को छोड़ते हैं, वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यहाँ पे हमने जाना कि बिल्कुल स्पंज ठोस है, क्योंकि बाहरी दबाव देने पे भले वह स्पंज संपीड़ित हो जाता है लेकिन बाह्य बल छोड़ने पे वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है।
सो स्पंज बिल्कुल ही सॉलिड है। अभी हमने सॉलिड के बारे में जाना, आइए अब जानते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में, द्रव अवस्था के बारे में जानते हैं। पदार्थ की द्रव अवस्था, लिक्विड। द्रवों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों में बहाव होता है तथा इनका आकार बदलता रहता है। द्रवों का आयतन यानी वॉल्यूम निश्चित होता है, फिक्स होता है। इनका आकार बदलता रहता है, इनका आकार फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे द्रवों का एक इम्पोर्टेंट गुण है कि द्रवों में बहाव होता है, द्रवों में फ्लो होता है, बहाव होता है। हम जैसे ही पानी को जमीन पे डालते हैं तो वह बहने लगता है, यह द्रव का एक इम्पोर्टेंट गुण है, द्रवों में बहाव होता है। द्रवों के एग्जाम्पल जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, यह द्रवों के एग्जाम्पल हैं। आयतन निश्चित होता है। हम पानी को एक बर्तन में रखते हैं, बर्तन की जितनी कैपेसिटी होगी उसमें उतना ही पानी आता है, यानी द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार बदलता रहता है। हम पानी को जिस भी बर्तन में डालेंगे वह उसी का रूप ले लेता है, यानी उसका आकार फिक्स नहीं होता है। द्रवों में बहाव होता है, जैसे हम उसे जमीन पे डालते हैं वह बहने लगता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि द्रवों में विसरण की दर, द्रवों में विसरण की दर यानी द्रवों में डिफ्यूजन, द्रवों में डिफ्यूजन। हमने इससे पहले के वीडियो में डिफ्यूजन के बारे में जाना था। दो पदार्थों का स्वतः आपस में मिलना ही डिफ्यूजन कहलाता है। द्रवों में ठोस की अपेक्षा विसरण की दर अधिक होती है। द्रवों में ठोस की अपेक्षा विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा विसरण की दर अधिक होती है। ठोस में विसरण कम होता है और द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि पानी में हम जैसे नमक डालते हैं वह स्वतः ही घुल जाता है, चीनी डालते हैं वह स्वतः ही घुल जाती है, यानी द्रवों में विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। आखिर ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि ठोस की अपेक्षा द्रवों के कण अधिक स्वतंत्र हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान अधिक है। हमने अभी द्रवों के बारे में जाना। अब पदार्थ की तीसरी अवस्था आती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था यानी गैसेस स्टेट। गैसों का न तो आकार फिक्स होता है और न ही आयतन फिक्स होता है। गैसों का एक मुख्य गुण यह है कि वह बहुत अधिक मात्रा में संपीड़ित यानी कंप्रेस हो पाती हैं। आपने ध्यान दिया होगा जो गुब्बारे बेचने वाला होता है वह थोड़े छोटे सिलेंडर से बहुत अधिक गुब्बारों को भर लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि गैस के बहुत अधिक आयतन को यानी बहुत अधिक मात्रा को एक छोटे से सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है, जिस कारण वह एक छोटे से सिलेंडर से अनेक गुब्बारे भर लेता है। इससे हमने जाना कि गैसों में संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है।
आयतन, गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। गैसों का एक मुख्य गुण है कि यह बहुत अधिक मात्रा में कंप्रेस होती है, यानी यह बहुत अधिक मात्रा में संपीड़ित होती है। गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है। गैसों में संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। अब हम बहुत पहले से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यानी कि जब से हम स्कूल गए हैं तब से हम यह पढ़ते आए हैं कि गैसें यानी जो नेचुरल गैसें हैं वह गंधहीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं और रंगहीन होती हैं। गैसेस आर odorless, gases are colorless and gases are tasteless. गैसें रंगहीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं तथा गैसें रंगहीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं और गंधहीन होती हैं। अब गंधहीन पे गौर कीजिए। हमने अभी जाना कि जो नेचुरल गैसें होती हैं वो गंधहीन होती हैं, लेकिन जो हमने गौर किया होगा हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, अगर वो लीक हो गए तो उनकी गंध हमें महसूस होती है। उस गैस की, गैसें तो गंधहीन होती हैं फिर भी हमें वो महसूस कैसे हो पाती है एलपीजी सिलेंडर की गंध? क्योंकि उसमें एक रसायन मिलाया जाता है जिसका नाम है मरकप्टेन। एलपीजी सिलेंडर में एक रसायन मिलाया जाता है मरकप्टेन, जिससे हम अलर्ट रहे, मतलब हमें गंध की महसूस हो और हम यदि आवश्यकता पड़ने पे जैसे ही गैस लीक हो तो उसका रेगुलेटर बंद कर दें। यह क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे मैं आपको एक थ्योरी के द्वारा समझाती हूँ। इसको समझने के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, आइए देखते हैं। एक कैप्टन नामक व्यक्ति है, वो अपने घर में है। उसके घर में सिलेंडर लीक हो रहा है, यानी उसकी गंध आ रही है। वह कमरे से भाग के किचन की ओर जाता है और रेगुलेटर बंद कर लेता है। अगर उसे गंध महसूस नहीं हो पाती तो कैप्टन नामक व्यक्ति मरकप्टेन हो जाता। कैप्टन नामक व्यक्ति मरकप्टेन हो जाता। माफ कीजिए, यहाँ पे मेरा किसी को मारने की भावना नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए इस प्रकार का उदाहरण दिया ताकि आपको एक लंबे समय तक यह याद रह सके। हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में जान लिया। पहली अवस्था ठोस, द्रव और गैस, उसके गुणों के बारे में जाना। अब बात आती है कि ठोस और द्रव की अपेक्षा
गैसों के कण बहुत अधिक स्वतंत्र होते हैं और उनके मध्य एक रिक्त स्थान होता है, बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। आइए हम इसे एक फिगर के द्वारा समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। यानी कि एक ठोस के रूप में एक प्लेट है और द्रव के रूप में बीकर में पानी है तथा गैस के रूप में एक गुब्बारे में हवा भरी हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठोस के जो कण हैं वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। उनके मध्य बहुत कम रिक्त स्थान है और ठोस की अपेक्षा द्रवों के मध्य अधिक रिक्त स्थान है और वह बिल्कुल आपस में चिपके हुए नहीं है ठोसों की अपेक्षा। लेकिन गैसीय अवस्था में गैस के कण बहुत अधिक स्वतंत्र रूप से हैं, उनके मध्य एक रिक्त स्थान है, बहुत अधिक रिक्त स्थान है। आप तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देख सकते हैं और उनकी तुलना भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से ठोस, गैस और द्रव के कणों की अवस्थाओं के बारे में जाना। अब ठोस, द्रव और गैस की तुलना हम एक चार्ट के माध्यम से करते हैं। आइए हम अपनी स्क्रीन पे चार्ट को देखते हैं। आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं जिसमें गैस, द्रव और ठोस का अंतर दिखाया गया है। पहला पॉइंट है, गैस का न तो निश्चित आकार है और न ही निश्चित आयतन है, जबकि द्रवों का निश्चित आयतन होता है परंतु उनका आकार निश्चित नहीं होता है। ठोसों का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, गैसों में अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिकतम होता है, द्रवों में अणुओं के बीच रिक्त स्थान कुछ कम होता है। ठोसों में अणुओं के बीच रिक्त स्थान कम अथवा न के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, गैसों में अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, द्रवों में अणुओं के बीच आकर्षण बल कम प्रबल होता है। ठोसों में अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रबलतम होता है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चौथा पॉइंट है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, द्रवों को अधिक नहीं दबाया जा सकता है। ठोसों को अधिक नहीं दबाया जा सकता है। ठोसों में तो नगण्य होती है कंप्रेशन जो क्षमता है। पांचवा पॉइंट है, गैसों में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रवों में अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसों से कम होती है और ठोसों में अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। छठवां पॉइंट आपका उदाहरण लेके समझा रखा है। गैस में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस इत्यादि, द्रव जल, तेल, पेट्रोल आदि, तथा ठोस में मेज, कुर्सी, अलमारी आदि। अभी मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। आप छठवें उदाहरण में देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है। क्या द्रवों में गैसों का विसरण संभव है? जी बिल्कुल, द्रवों में गैसों का विसरण संभव है। आपने देखा होगा जलीय जीव जंतु पानी में उपस्थित ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। इससे क्या पता चलता है कि पानी में गैसों का विसरण संभव है। पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है जिसके कारण जीव जंतु सांस ले पा रहे हैं। आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, उसके अंतर को देखा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।